वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन के अंदर मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र का एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन को हिंदी के अंदर विश्लेषिक फलन कहते हैं। इस एनालिटिक फंक्शन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपने को सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का जो बेसिक मैटर है वो समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, रियल नंबर के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं उनके बेसिक्स में अपन पढ़ते हैं कि जो नंबर्स z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप के होते हैं, जिसको ज्योमेट्रिकली x कॉमा वाई के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, उन नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, जो कि 12th क्लास में ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। जहां पर ये जो x और ये जो y है, ये दोनों ही रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और ये जो आयोटा है वो रूट ऑफ -1 होता है। तो जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप के नंबर है, इन्हीं नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं कहा जाता है। इस सम्मिश्र संख्या के अंदर जो x है, इसको तो कहा जाता है रियल पार्ट ऑफ z, और जो y है मींस दैट आयोटा का कोफिशिएंट, इसको कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। वास्तविक भाग और इमेजिनरी मींस दैट सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग। फ्रेंड्स, जिस तरीके से रियल के अंदर मींस दैट 12th क्लास के अंदर अपन कंटिन्यूटी, सांकेतता, डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, वो की वो चीजें कॉम्प्लेक्स में भी होती है। एनालिटिक फंक्शन पर जस्ट उस टॉपिक के बाद में अपन आएंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना। आज अभी इस टॉपिक के अंदर अपन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओनली बेसिक कर रहे हैं। पोलर फॉर्म ऑफ z यानी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, तो ये भी 12th क्लास के बेसिक में है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को r ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते हैं, जहां ये जो r है इसकी वैल्यू होती है इस z के मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस के इक्वल, मींस दैट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो ये थीटा है उसकी वैल्यू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, जिसको आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z भी कहा जाता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है z का? तो कोई भी z जो इस x y है, इसका रियल एक्सिस और इस y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कंसीडर करते हुए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ z, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज, अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो जो z बार होगा वो x माइनस आयोटा वाई, मींस दैट आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए, वो उसका कॉन्जुगेट दे देगा, सयुग्मी सम्मिश्र संख्या। तो इस z और z बार दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलता है, जिसकी वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर के इक्वल। z बार का बार मींस दैट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, संयुग्मी का संयुग्मी, वापस से वही कॉम्प्लेक्स संख्या होगी z। z1 इंटू z2 बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार, और ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहां से फ्रेंड्स बीएससी के टॉपिक के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो स्टार्ट होती है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन क्या होता है। तो अभी तक अपन ने पढ़ा जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ये अपना क्या होगा? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फ्रेंड्स, इस टाइप से y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, मींस दैट यहाँ वेरिएबल कौन है? x है, और ये x जो वेरिएबल है वो रियल क्वांटिटी है, तो ये रियल नंबर का फंक्शन fx है। जबकि यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा वो किस में बन रहा होगा? z के अंदर बन रहा होगा। उस फंक्शन के अंदर भी दो पार्ट होंगे, जो उसका रियल पार्ट है इसको u से, और जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसको v से शो कर रहे हैं। मींस दैट यहाँ u x y का फंक्शन है, यहाँ v भी x y का फंक्शन है, और प्लस आयोटा। ये टोटल अगर f ऑफ z के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, तो ये जो w है, w इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, इसी को फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस टाइप से f ऑफ z का फंक्शन लेते हैं और वो किस टाइप से इसको स्प्लिट किया जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं
ई रेज पावर जेड। तो जेड फ्रेंड्स एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, ये अपना w इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जेड, ई रेज पावर एक्स डॉट ई रेज पावर आयोटा वाई। और डी माइवर थ्योरम से e की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ जो e टू दी पावर आयोटा y है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, cos y प्लस आयोटा साइन y इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो e रेज पावर x cos y प्लस आयोटा e रेज पावर x साइन y। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फंक्शन ऑफ z था, बट अगर मैंने इसको एक्स वाई फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो ये पार्ट u होगा जो कि x, y का फंक्शन है, और ये पार्ट v होगा, अगेन ये भी x, y का फंक्शन है। बट इन दोनों को कंबाइन करके z के फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, मींस दैट ये कंप्लीट फंक्शन भी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसके अंदर दो डेफिनेशंस है जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर छोटे फॉर्म में पूछी जा सकती है बीएससी में। सिंगल एंड मेनी वैल्यूड फंक्शन मींस दैट एक मानी तथा बहुमानी फलन। एक मानी फलन का क्या मीनिंग है, इफ ईच वैल्यू ऑफ z वी हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ w ऑफ f ऑफ z, यानी अगर मैं z का एक मान रखूं और एक ही w का मान प्राप्त हो तो उस केस में w इज कॉल्ड सिंगल वैल्यूड। यानी अगर z का एक मान देने पर w का एक मान प्राप्त हो, every single value of z we have obtained one value of w, then it is called single valued एक मानी फलन। और अगर z का एक मान रखने पर, एक वैल्यू रखने पर उसके 2 वैल्यूज ऑब्टेंड होती है w की, तो उस केस में उस w को कहा जाता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन, बहुमानी फलन। इसके एग्जांपल w इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर, जैसे यहाँ z की कोई भी एक वैल्यू पुट करूं मैं 1 प्लस आयोटा, तो इस केस में w की भी ओनली सिंगल वैल्यू मिलेगी। w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, जेड का कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंगल वैल्यू मिलेगी। जेड की यहाँ पर भी कोई वैल्यू पुट कर दीजिए, w की आपको सिंगल वैल्यू मिलेगी, इसलिए ये सिंगल वैल्यूड है, एक मानी फलन है। जबकि w इज इक्वल टू रूट ऑफ जेड, तो फ्रेंड्स जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं हमेशा उसके 2 वैल्यूज मिलती है। अगर एक रियल का भी एग्जांपल लें, जैसे z इज इक्वल टू मैं 1 प्लस 0 आयोटा पुट करता हूं, तो उस केस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या मिलता है, प्लस माइनस 1, मींस दैट z की एक वैल्यू पुट करने पर w की 2 वैल्यूज मिली, इसलिए ये w जो फंक्शन है वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, बहुमानी फलन है। तो फ्रेंड्स इस टाइप से रियल के अंदर अपन सबसे पहले 12th क्लास में पढ़ते हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x, यहाँ कॉम्प्लेक्स के अंदर है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ z। कंटिन्यूटी मींस दैट कोई भी फलन सातत्य कब होगा, उसकी कंडीशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये भी डेफिनेशन टाइप से है, कोई भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन w इज इक्वल टू f ऑफ z कंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट z इज इक्वल टू z0 पर, अगर लिमिट z टेंड्स टू z0 करने पर f ऑफ z की वैल्यू f ऑफ z0 मिल जाए। मींस दैट ये वैल्यू क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर एग्जिस्ट करेगा तो इस केस में ये फंक्शन fz पॉइंट z0 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, सातत्य होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स कंटिन्यूटी के बाद अपन रियल के अंदर पढ़ते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स के अंदर भी डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक अपने जो है वर्किंग में आएगा, और इसकी 2 डेफिनेशंस। फ्रेंड्स अगर आपको याद हो तो 12th क्लास के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, प्रथम सिद्धांत, तो वहां प्रथम सिद्धांत के अंदर आप एक फॉर्मूला पढ़ते थे f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो इस फॉर्मूले में अगर आपने गौर किया हो तो चेंज कहां से कहां हो रहा है, x से x प्लस h में हो रहा है। कितने का चेंज हुआ, h का, तो जितने का चेंज हो रहा है उसी का डिवाइड लगाया, और उस चेंज में जो डिफरेंस है वो टेंड्स टू कर रहा है 0, यानी एकदम नेग्लिजिबल डिफरेंस लिया जाता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस x की जगह z यानी कॉम्प्लेक्स में चल रहा है, और जो डिफरेंस h है वो डेल्टा z के फॉर्म में लिया जा रहा है। तो इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला जनरेट हो रखा है। रीड आउट करता हूं, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश x, यानी कंपेयर किया है मैंने इस फॉर्मूले को किससे, 12th क्लास के फर्स्ट प्रिंसिपल से। अगर आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर फाइंड करना हो, यानी एट पॉइंट z इज इक्वल टू z0, तो उस केस में आपको किसी पॉइंट पर फाइंड करना है, तो इस केस में ये फॉर्मूला यूज लिया जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू z0 f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 अपॉन z माइनस z0। तो फ्रेंड्स आज एनालिटिक फंक्शन करने से पहले जो उसका बेसिक आपको रिक्वायर्ड होगा उसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो एनालिटिक फंक्शन है और उससे रिलेटेड हार्मोनिक फंक्शन एटसेट्रा जो भी आपके सिलेबस में है वो करवाए जाएंगे। अगर आप इस चैनल को लाइक करते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।